हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेन स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने ही जारी किया है और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का है, इसलिए इस पे पूरी तरह से हम विश्वास कर सकते हैं कि इसी प्रकार से प्रश्न जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार के होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र की योजना है, ब्लूप्रिंट कहते हैं इसको। टाइम इस बार कम कर दिया है, 2 घंटे 45 मिनट का ही है। पूर्णांक 80 नंबर का है। ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता, इनमें से 25, 30, 15, 10 और टोटल 80 इस तरीके से हो रहे हैं यहाँ पे। और परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जिनमें ऑप्शन दिए जाएंगे या फिर एक एक लाइन के हम कह सकते हैं, वो क्वेश्चन है 18। और इनका प्रश्नों का प्रतिशत प्रश्नों का हो गया 36% प्रश्न है और संभावित समय है 35 मिनट। मतलब 18 क्वेश्चनों के लिए 35 मिनट, लगभग 2 मिनट आ रही है एक क्वेश्चन के लिए। अगर ढंग से करेंगे और थोड़ा सा भी एक्टिवनेस के साथ करेंगे तो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं एक क्वेश्चन में। अति लघु उत्तरात्मक आएंगे, उसके बाद में एक एक लाइन के हैं कि इनको लिखना है। तो ये है 12 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के ही है और ये 24% है और 25 मिनट इनके लिए दिए हैं। इनके लिए भी लगभग 2 मिनट ही है। ठीक है, तो टोटल मिला के एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए 30, 18 और 12। फिर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है जिनमें 2-2 नंबर के हैं और ये 13 प्रश्न है। परसेंटेज वाइज देखें तो 32.5%, 26% प्रश्नों का है और समय इनके लिए दिया है 45 मिनट। मतलब 3 मिनट से थोड़ा बहुत ज्यादा ही है। और लघुत्तरात्मक 3 नंबर का है, 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न 12 नंबर के हो गए, 15% और समय इनके लिए दिया है 30 मिनट का। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है, 3 बड़े बड़े प्रश्न आएंगे और उसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और समय इनके लिए है 30 मिनट। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है। इस तरीके से 2 घंटे और 45 मिनट मतलब 165 मिनट होते हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उनका नंबरिंग भी की हुई है। वास्तविक संख्या पहली एक्सरसाइज 4 नंबर की है, बहुपद 5 नंबर के हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण तीसरी एक्सरसाइज है, वो 9 नंबर की है। द्विघात समीकरण 5 नंबर के हैं। समांतर श्रेणी 9 नंबर की है। रचनाएं 11 नंबर की हैं। निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की है। त्रिकोणमितीय परिचय एक्सरसाइज नंबर 8 ये 12 नंबर की है। सांख्यिकी एक्सरसाइज 14 ये 15 नंबर की है और प्रायिकता है 4 नंबर की। तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग एक्सरसाइज है वो एक तो है रचनाएं, ठीक है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में स्टैटिक्स सांख्यिकी। तो इस तरीके से ये सारी हैं और समांतर श्रेणी भी 9 नंबर की है, ये भी काफी स्कोरिंग है। ये तो बिल्कुल और बहुत इजी भी है। बाकी इस बार जो सिलेबस तुम्हारा रहा है 10वीं क्लास का उसमें बहुत इजी रखा है, वो ज्यादा हार्ड नहीं किया है। उसके बाद में ये ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि पहली एक्सरसाइज में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, जैसे ये है पहली एक्सरसाइज में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो और पहली एक्सरसाइज में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है पुस्तक में बाहर की संख्या अंकों की तथा जो पुस्तक के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो प्रश्नों की है। और फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल 4 नंबर की है एक्सरसाइज। तो 2 तो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो हम यहाँ पे एक बात ये भी देख सकते हैं कि जो जैसे ये है एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है।
तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कि भाई कौन सा एक्सरसाइज में से किस में से बड़े बड़े क्वेश्चन करने चाहिए, किस में से दो दो नंबर वाले मतलब छोटे क्वेश्चन करने चाहिए, तो हम इनको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, परिमेय संख्या 129 अपॉन 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 7। तो इस तरीके से ये दी हुई है। यहाँ पे हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार है, ये शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है और अशांत अनावर्ती है। हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, जो हर होता है हमारा उसमें 2 व 5 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के ही गुणनखंड होंगे तो ही वो शांत होगी, अन्यथा वो अशांत हो जाएगी। ठीक है, 2 और 5 के गुणनखंड होंगे तो वो शांत होगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक तो 2 की घात 5 है और 5 की घात 7, ये 5 को 2 बार लिख दिया, बाकी है तो 5 ही। तो 2 की घात 2 और 5 के ही केवल गुणनखंड है हर में, डिनोमिनेटर में, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी शांत। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद के लिए हमें क्या देखना होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, और आपको अगर डिटेल वीडियो देखनी है एक्सरसाइज वाइज तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमने सारी डाली हुई है, क्वेश्चन वाइज भी डाले हुए हैं सॉल्व कर करके, कि जिसको पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का देखना है वही टाइप करेगा तो हमारा चैनल में उसके वीडियो मिल जाएंगे, और आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, एक्सरसाइज वाइज भी अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां भी आप देख सकते हैं। और आगे हम बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पे है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद के लिए हम क्या देखते हैं, जो चर होता है, वेरिएबल है, उसकी हम पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए पार्ट है उसकी अधिकतम घात x² है, तो ये है। बी की x² - 4 है, मैं लिख भी लेता हूँ। ए पार्ट की है x², तो ये हो गया। बी की है, बी में दिया हुआ है x² - 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी हो गया। सी में दिया हुआ है x² - 4x + 4, तो ये भी दिया, ये भी, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी हो गया। और जो डी पार्ट हमारा है उसमें दिया हुआ है x³ - 3x² + 3x - 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो गई 3, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि द्विघात बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन हो गया डी। थर्ड पार्ट है, निम्न में से रैखिक समीकरण युग्म के हल x + y = 4, x + y = 4 और x - y = 2 है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने हैं कि कौन सा इसका हल है। अब यहाँ पे देखो, दो तरीके हैं, या तो इसको रैखिक समीकरण युग्म की तरह सॉल्व किया जाए कि भाई एलिमिनेशन मेथड लगाएं, या फिर सब्सट्रैक्शन मेथड लगाएं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन लगाएं, या ग्राफीय विधि से करें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, और साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। दोनों मेथड से बता देता हूँ, x + y = 4 है और x - y = 2। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2x = 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3, 6y2 किया तो 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 3 किया तो y की वैल्यू आ गई 1।
ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कौन सा है। ये ऑप्शन पहले में x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 1, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, या ए हम कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू करें। कंपटीशन में ऐसा ही करते हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन की वैल्यू रखते चलें और संतुष्ट कराते चलेंगे। जैसे ए ऑप्शन हमने लिया है, x की वैल्यू 3 उसमें दी हुई है और y की वैल्यू 1। हम इन इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो पहले में रखो 3 + 1 बराबर 4, इधर भी 4, और LHS RHS इक्वल हो गए, इसका मतलब ये संतुष्ट करता है। दूसरे देख लेते हैं, x की वैल्यू 3 - 1 इक्वल टू 2, 3 में से 1 गया तो 2 इक्वल टू 2, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। दोनों समीकरण संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये इसका हल होगा। अगर ये संतुष्ट इससे नहीं करते तो हम बी पार्ट देखते, इसका बी ऑप्शन से संतुष्ट करा के देखते। इस तरह से हम इनको देखेंगे। अब हम फोर्थ पार्ट है इसका, निम्न में से कौन द्विघात समीकरणों को हल करने की एक विधि है। विच वन ऑफ द मेथड यूज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण को तो हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और द्विघात सूत्र होता है श्रीधराचार्य। तो 3 ही मेथड दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4 में। गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, द्विघात सूत्र। उपरोक्त सभी दिया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर श्रेणी दी हुई है एक, मैं यहाँ पे ही लिख लेते हैं 4, 10, 16, 22, इस तरीके से का प्रथम पद और सारवंतर। एक तो हमें प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद होता है ए। तो जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसमें जो पहला लिखा हुआ है, सबसे पहली संख्या जो लिखी हुई है वही प्रथम पद हो गया। प्रथम का मतलब पहला है, और तो पहला पद हो गया प्रथम पद, तो ए की वैल्यू हो गई 4। उसके बाद में कहा है सारवंतर। अब सारवंतर कैसे निकालते हैं, सारवंतर डी। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरे का भी मतलब नहीं है, मतलब आगे वाले पद में से पिछला वाला पद माइनस कर देते हैं, कोई से भी देख सकते हैं आप। तीसरे पद में से दूसरा कर देंगे, चौथे में से तीसरा पद कर देंगे। तो हम यहाँ पे दूसरे पद में से पहला कर रहे हैं, 10 - 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इनको कैसे लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, 4,6 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी। यहाँ पे बे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अगला, इसका 6 पार्ट है। 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। हमें एक सर्किल है, उसका व्यास निकालना है। एक इस टाइप का सर्किल है, उसका हमें व्यास निकालना है। मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ है और ये इसकी हो गई रेडियस, और ये अगर इनको दोनों तरफ से मिला दें तो ये हो गया इसका डायामीटर। ठीक है, 3.5 सेमी त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पे सेंटर है, और ये दिया हुआ है 3.5 सेमी। तो त्रिज्या 3.5 सेमी दी हुई है। हमें पता है कि जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 3.5 है उसका डबल करेंगे, डबल हो जाएगा इसका 7। तो डायमीटर हो गया 7 सेमी। ठीक है, ऑप्शन हो गया हमारा बे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु -3,4 -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थांश देखने के लिए हमें एक द्विघात जो द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति है उसका पता होना चाहिए। ये x एक्सिस होता है, ये y होता है, ये x डैश हम इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं y डैश। ये होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो x इधर प्लस होता है, y इधर प्लस होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं चारों चतुर्थांशों में जो साइन है, चिन्ह, उनकी क्या स्थिति रहती है। तो इसमें x प्लस में, y भी प्लस में, तो प्लस प्लस हो गया। इसमें इधर x माइनस में हो जाएगा और y हो गया, सॉरी ये माइनस ही लिखना है हमें,
x माइनस में हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस में। उसके बाद में यहाँ पे x माइनस में और y भी माइनस में। उसके बाद में यहाँ पे x प्लस में और y माइनस में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक हो गया, चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड चतुर्थांश, और ये हो गया थर्ड चतुर्थांश, और ये हो गया फोर्थ। तो हमें देखना है माइनस एक्स माइनस में है और y प्लस में, तो ये आंसर आएगा सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में। ऑप्शन हमारा सही है बे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 1045 प्लस cot 45 का मान हमें पता करना है। 1045 और cot 45, 1045 का मान है 1 और cot 45 का मान भी 1 है, दोनों का इक्वल इक्वल है, तो इनका मान हो गया 2। अब ये जो मान है, ये सारणी टेबल हमें याद रखनी है, तभी जाके क्वेश्चन होंगे। और टेबल को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसको मुश्किल से 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। ऐसी हमने एक ट्रिक डाली हुई है, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर है 2, ऑप्शन नंबर वे। 9 नंबर क्वेश्चन है cos 90 माइनस 48। ये क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। cos किस में चेंज हो जाता है, sin थीटा में, और sin किस में चेंज होता है, cos में। tan होता है cot में, cot होता है tan में, sec cosec में, cosec sec में। इस तरीके से ये चेंज होते हैं। तो cos यहाँ पे चेंज हो जाएगा sin में, और जो एंगल है वही, जो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, वही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया sin 48। आंसर है हमारा सी, या हम कह सकते हैं से पार्ट। अब हम देखते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में है निम्न में से एक मैथ याद करने का सूत्र नहीं है, वन ऑफ दीज इज नॉट ए फॉर्मूला टू फाइंड मीन। तो यहाँ पे हमें देखना है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये तो मूल जो सूत्र है वो है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सिग्मा एक्स प्लस ए एच अपॉन एन है, इस ये नहीं है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स प्लस ए एच अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला नहीं है। ये लिखने की कोशिश तो ऐसी है जैसे हमें लग रहा है कि स्टेप डेविएशन मेथड का है, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला अलग है। तो ये हमारा फॉर्मूला नहीं है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन ये है, और सिग्मा एफ डी अपॉन एन ये भी हमारा है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, या हम कह सकते हैं बे। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न का बहुलक ज्ञात करो, फाइंड द मोड ऑफ डाटा। टेबल दी हुई है एक्स एफ, एक्स की वैल्यू 5 7 9 11। तो बहुलक के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमें बारंबारता दी हुई है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट होगी वही इसका बहुलक होगा। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है 4 8 6 2, और जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसके जो एक्स की वैल्यू है वो बहुलक होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। अब देख लेते हैं 7 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, से पार्ट, से, या हम कह सकते हैं सी। ठीक है, तो इस तरीके से। अब नंबर 12 है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमें प्रायिकता देखनी है, प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी हो सकती है। ये आपके 15.1 एक्सरसाइज में से है। तो प्रायिकता हमें पता है कि जो प्रायिकता होती है वो 0 से लेस देन इक्वल टू, प्रायिकता लेस देन इक्वल टू 1, 0 से लेके 1 तक की रेंज में ही होती है। 0 से कम नहीं हो सकती, 0 और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2/3 दिया हुआ है, तो ये तो 0 से 1 के बीच में ही है। और फिर दिया हुआ है -1.5, अब ये है, ये 0 से छोटा हो गया, तो ये हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन हो गया बी। और सी को देख लेते हैं, 15% दिया हुआ है। 15% को अगर संख्या में बदलेंगे तो इसको हम लिख देंगे 15/100। तो ये 1 से छोटा हो गया, 0.7 है वो भी 1 से छोटा हो गया। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बे। या क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यदि a1/a2
इक्वल टू P1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल होगा। सारे ही बराबर हैं, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू हो अगर B1/B2 के, तो ये होगी प्रतिच्छेद और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे और एक अद्वितीय हल होगा। तो और निकाय कैसा होगा, संगत। ठीक है, और फिर आता है A1/A2 अगर इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो ये रेखाएं हो जाएंगी समांतर। इस तरीके से रेखाएं हो जाएंगी और ये प्रतिच्छेद कर रही है और ये हो गई समांतर, तो निकाय हो जाएगा असंगत, क्योंकि ये कहीं भी प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और उसके बाद में है कि तीनों पार्ट A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के, तो ये हो जाएंगे संपाती। ठीक है, और संपाती जब हो जाएंगी तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जाएगी, इसका मतलब सारे बिंदु आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों जो लाइन है उनके सारे बिंदु इक्वल होंगे, तो इसमें निकाय हो जाएगा संगत। हल तो देगा लेकिन अनंत हल देगा, तो हमें तो जो हल देता है वो संगत हो जाएगा और जो हल नहीं देता है वो असंगत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा संगत निकाय है। निकाय का हल संगत होता है। ठीक है, उसके बाद में है समांतर श्रेणी 10 8 6 4 दी हुई है डॉट डॉट का सातवां पद है। सातवां पद हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी दी हुई है 10 8 6 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें रखनी है फॉर्मूले में, तो a की वैल्यू प्रथम पद हो गया 10, n की वैल्यू हमें 7 पदों का निकालना है और d की वैल्यू हो जाएगी दूसरे पद में से पहला घटा देंगे 8 - 10, तो ये आ गई -2। वैल्यू रखेंगे A7 इक्वल टू a 10 प्लस 7 - 1 इंटू डी करेंगे तो -2, तो 10 प्लस 6 इंटू -2 ये हो गया 10 - 12, और जो सातवां पद आएगा वो आ जाएगा -2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सातवां पद है -2। ठीक है, थर्ड देखते हैं किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन सर्किल फ्रॉम पॉइंट ऑफ आउटसाइड द सर्किल। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में है फोर्थ, निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। 2 बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ। सूत्र है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। 1 डन। 7 4 6 3 8 5 9 की माध्यिका है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे या डिसेंडिंग में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो हम इनको आरोही क्रम में जमा लेते हैं। सबसे छोटी संख्या है तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद में हम देखेंगे कि जो मिड टर्म है हमारी, जो माध्य की संख्या है वही हमारा माध्यक होगा। तो हम काउंट करते हैं टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से जो बीच का होगा वही हमारा माध्यक होगा, तो बीच की संख्या हो गई 6, तो माध्यक हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 अति लघुत्रात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमें एक एक लाइन में ही इनके उत्तर देने हैं, ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है और महत्तम समावर्तक 3 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए, कौन सा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कह सकते हैं या मूलभूत प्रमेय कह सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होती है? दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लें और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ले लें, उनका मल्टीप्लाई करें और उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी दिया हुआ है 180 और एचसीएफ दिया हुआ है 3। एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी अपॉन एच सी एफ। ए इंटू बी दिया है 180 और एच सी एफ दिया है 3, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 60। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60, तो इसका आंसर हो गया 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इसको भाग दें और उसके बाद में जो रिमाइंडर आए वो हमारा आंसर होगा, या दूसरा है शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या होती है? जिसका हम भाग दे रहे हैं उसमें से x अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें और उस वेरिएबल की वैल्यू को जिसमें हम भाग दे रहे हैं मतलब भाज्य में उसमें हम अगर रख दें तो वो भी हमें शेषफल दे सकता है। तो x इक्वल टू 2 आया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा हमने यहाँ पे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू इसमें रख लेते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो शेषफल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो शेषफल के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 इसमें पुट करते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 इंटू 2 किया 6 प्लस 1, तो ये इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। एक ये तरीका है, ये इसको हम कहते हैं शेषफल प्रमेय द्वारा, ये शेषफल प्रमेय है। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अगर आपको ये सारी डिटेल में देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी एक्सरसाइज के वीडियो डले हुए हैं और वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। थर्ड नंबर पार्ट है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 में शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो शून्यकों का यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी तुलना करके देख लेते हैं। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये दिमाग में कर सकते हैं, माइंड में ही चलनी चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ गई 7। और हम जानते हैं कि जो शून्यांकों का योग है, या हम कह सकते हैं शून्यांकों का, या शून्यांकों को मूल भी कहते हैं, तो मूलों का योग सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है -b अपॉन a। वैल्यू रखेंगे -b की वैल्यू -6 अपॉन a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 1 से डिवाइड किया तो 6। तो शून्यकों का योग आ गया 6 और शून्यकों का गुणनफल, इनको अल्फा प्लस बीटा से भी डिनोट करते हैं, और शून्यकों का गुणनफल अभी निकाल लेते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। c की वैल्यू है 7 अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा 7। तो 6 और 7 इसके आंसर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया है दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। फाइंड द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फॉर पेयर इफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यूनिक सॉल्यूशन मैंने अभी ये आपको बताया था सेकंड नंबर क्वेश्चन में। यूनिक सॉल्यूशन कब देगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल देगा जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद कब करेंगी? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही हमारा हल होगा इसका।
ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, तब ये इंटरसेक्ट करेंगे और हल होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ठीक है, फिफ्थ पार्ट दिया है द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 में मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अभी हमने देखा है 2 मिनट पहले ही, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे तुलना करेंगे, कंपेयर से आ रही है माइनस बी की वैल्यू 3, तो माइनस का फॉर्मूले से 3 और ए की वैल्यू आ रही है 2, तो आंसर हो गया -3/2। सिक्स पार्ट है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। राइट श्रीधराचार्य फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी नाम है इसका, और फॉर्मूला होता है x इक्वल टू जो भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही हमें यहाँ पे लेना है, -b प्लस माइनस √v² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं और द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। और ये जो b² माइनस 4ac है इसको विवेचक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है 7, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। फाइंड द ट्राइंगल बिटवीन रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे अगर कोई वृत्त है, यहाँ पे मान लो इस तरीके से एक वृत्त है और वृत्त की ये हो गई, ये सेंटर हो गया और ये मान लेते हैं हो गया हमारा रेडियस, ये लाइन सीधी ही है और ये हो जाएगी फिर इसकी स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और रेडियस के मध्य में कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं 90 डिग्री। उसके बाद में है 8th पार्ट, 8th नंबर है निर्देशांक 4,3 में भुज और कोटि क्या है। भुज हम कहते हैं एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस के निर्देशांक उनको हम कहते हैं भुज, एक्स अक्ष को हम बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को हम बोलते हैं कोटि। तो अब आप बता सकते हैं भुज क्या होगा, यहाँ पे 4 और कोटि होगी 3, तो भुज हो गया 4 और कोटि हो गई 3, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 9 नंबर पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है अभी। 9th पार्ट है कॉस, मान ज्ञात कीजिए cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 माइनस साइन 60। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा 0। अगर आपको ये जो टेबल है ये याद नहीं रहती है तो आप एक बार हमारा वीडियो जरूर देखें, ऊपर आई टैब में आ रहा होगा, या फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। वहां से आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद भी बना पाएंगे उसको, और मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं उसमें। और ये 9 नंबर की एक्सरसाइज है, 9 नंबर में से कम 5 नंबर टेबल पे ही बेस आते हैं, तो एक बार आप जरूर उसको देखें वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम देखते हैं इसका 10th पार्ट। साइन 3x इक्वल टू दिया है 1, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो ये साइन कैसे हट सकता है, या तो हम देख लें कि साइन 3x साइन 1 साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90 की होती है। डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 3x इक्वल हो जाएगा 90। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। और इससे क्या होगा, साइन 3x इक्वल टू साइन 90 हो रहा है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 3x इक्वल टू 90, और x इक्वल टू हो गया 90/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 30, x की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30। उसके बाद में हम देखते हैं इसका 11 पार्ट है, बंटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात करना है हमें। तो माध्य क्या होता है,
मैथ का फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 13, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ऐड करो, 10 और 12 22, 8 30 और 7 37 और 13 50 बटे 5, तो आंसर हो जाएगा 10। मैथ इसका मीन कितना आ गया, 10। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उनका ये लास्ट पार्ट है, 12 नंबर है, 13 नहीं है, 12 है। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पटाने की संभावना क्या होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वन। तो संभावना क्या होगी? अब यहाँ पे देखो, एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो कुल संभावना, प्रायिकता का सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक है, तो अनुकूल घटनाएं यहाँ पे क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कुल घटनाएं। एक सिक्के को अगर उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कुल घटनाएं तो हो गई 2। और अनुकूल हमें चाहिए यहाँ पे एक चेत आए या पट आए, मतलब एक की संभावना निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो घटना हो जाएगी 1/2, प्रायिकता हमारी हो जाएगी 1/2। अनुकूल घटनाएं 1 और कुल घटनाएं हो जाएंगी 2। तो इस तरीके से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे हमारे वो कंप्लीट होते हैं, मतलब पार्ट ए। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर बी। अब यहाँ तक जो बोर्ड के द्वारा टाइम आपको दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन करके, वो 1 घंटे का टाइम, मतलब 1 घंटे में पार्ट ए आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है, बाकी टाइम कम रह जाता है और क्वेश्चन ज्यादा इस बार किए हैं, 50 क्वेश्चन है टोटल, और टाइम आपको दिया गया है, पिछली बार 30 मिनट कम कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको टाइम का बड़ा ध्यान रखना है। तो पार्ट एक हमारे लिए 60 मिनट दिए गए हैं, 1 घंटे का समय, तो आप एक बार टाइम देख लें। अब हम देखते हैं पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के हैं। तो यूक्लिड विभाजन विधि हमें दी हुई है 90 और 144 का हमें महत्तम समावर्तक HCF याद करना है। HCF के लिए यूक्लिड विभाजन विधि कहती है कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग दिया जाए और उनको फिर स्टेप बाय स्टेप लिखा भी जाए। ठीक है, तो 144 में हम भाग देंगे 90 का, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 हम लिखेंगे, माइनस करेंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 54। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा है तो पहला स्टेप हम लिख देते हैं। स्टेप कैसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय है भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो इस फॉर्मेट में ही हमें इनको, जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं वो हमें लिखनी है। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। पहला हमने क्या किया है, 144 को हमने डिवाइड किया है 90 से, और कितनी बार गया भागफल? 1, और शेषफल आ गया 54। फिर सेकंड हमने क्या किया है, अब इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम अब 90 का 54 भाग नहीं जा रहा है तो हम 54 का 90 में दे लेंगे, तो ये हम दे लेंगे 90 में, और अब जाएगा एक बार, और ये हो गया 54, और यहाँ से इनको घटाएंगे तो ये बचेगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन फॉर्म में, इस बार हमने 90 में भाग दिया है किसका? 54 का, और भागफल आया है 1 और रिमाइंडर आया है 36। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ऐसे ही करते चलते हैं। तो अब हमें 36 का भाग देना है यहाँ पे 54 में, फिर से एक बार जाएगा, और ये 36 कितना बचेगा? 18। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, 54 में भाग दिया है किसका? 36 का, एक बार गया है और रिमाइंडर आया है 18। जब तक ये जो शेषफल है रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते जाएंगे। अब हम 18 से डिवाइड करेंगे 36 को। ठीक है, तो यहाँ पे 18 दूनी
36 दो बार भाग गया, माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0। फोर्थ हमने जो स्टेप करी है वो क्या करी है, 36 में हमने डिवाइड किया है 18 से, भागफल आया है 2 और रिमाइंडर आया है 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, और जो हमारा लास्ट जिस संख्या का हमने भाग दिया है वही हमारी महत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे महत्तम समापवर्तक HCF होगा हमारा, जो लास्ट डिवाइजर है वो हमारा HCF हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 5, 6, 7, 8 लाइन इस तरीके से हम लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके गुणनखंड विधि है हमारे पास, द्विघात समीकरण विधि, द्विघाती सूत्र है, और पूर्ण वर्ग करके भी कर सकते हैं। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम गुणनखंड विधि अगर होती है तो सबसे इसी पड़ती है तो गुणनखंड विधि से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि कहती है कि जो x का कोएफिशिएंट है, मतलब b के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए और जोड़ने घटाने पर वही रहे। तो कहने का मतलब है हमें 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो वो क्या आ जाए, -15 के इक्वल आ जाए, और घटाने जोड़ने पर -2 रह जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिनको गुणा करने पर 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और 3। अब यहाँ पे माइनस का आ रहा है मल्टीप्लाई, तो उनमें से एक संख्या माइनस की होगी, एक प्लस की होगी, तभी ऐसा होगा। और चूंकि हमें -2 भी बचाना है तो हम माइनस की संख्या है वो बड़ी संख्या ले लेते हैं, -5। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। तो यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया, इसके 4 पद हो गए। बेसिकली हम करते क्या है गुणनखंड विधि में, जो 3 पद हमें दे रखे हैं उनको हम 4 बनाते हैं, 3 से हम 4 बनाते हैं और फिर 2 2 में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x, और यहाँ पे बचा -5, और यहाँ पे +3x माइनस 5। तो क्या हो रहा है फिर, ये जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा 3। अब इनको 2 संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है, इक्वेशन हमेशा 0 के इक्वल में होता है तो ये भी 0 के इक्वल में होंगे। अब 2 संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो 0 के इक्वल में, तो उनमें से कम एक संख्या 0 होनी ही चाहिए। तो अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे हमारे, ये गुणनखंड हो गए, शून्यक हो गए इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। एलिमिनेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। 2 इक्वेशन हमें दी हुई है, 2x प्लस y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे जो इक्वेशन दी जाएंगी 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा इजी पूछा जाएगा आपसे। आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखो विलोपन विधि की बात कर रहा है। विलोपन विधि कहती है कि या जो भी वेरिएबल 2 वेरिएबल है उनमें से कोई से भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के ही इक्वल है कोफिशिएंट, ये 2x है और ये 2x, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और y के कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस प्लस, अगर x को हम रिमूव करेंगे, यहाँ से विलुप्त करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो इनको घटा देते हैं क्योंकि इनके जो साइन है वो इक्वल है। अगर साइन इक्वल है तो इनको घटा देंगे, और अगर y को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इनको जोड़ भी सकते हैं। तो हम जोड़ ही लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में हमने जोड़ दिया है। तो ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इक्वल टू
2। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, प्लस टू माइनस है तो ये घटेगा तो 0 आ जाएगा। 2 और 2 हो गए 4x इक्वल टू 6 प्लस 2 किया तो 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/4 करेंगे तो 2। अब x की वैल्यू 2 हम कोई से भी इक्वेशन में रख देंगे, मान लेते हैं फर्स्ट में रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2 और x की वैल्यू 2 रखेंगे प्लस y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 दूनी 4, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। ठीक है, इस तरीके से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन होता है। अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि का यूज करना है। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू, b क्या है x का कोफिशिएंट और c की वैल्यू है -6। तो सबसे पहले हम a और c का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। a c आ रहा है यहाँ पे 6 इंटू 2 किया तो -12। ठीक है, और b की वैल्यू है 1। तो 1 के हमें इस तरीके से लिखने हैं कि 1 को जोड़ने पर तो 1 ही आए और गुणा करने पर माइनस के 12 आ जाए। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि ऐसे दो फ्रैक्शन हो जाएंगे, 12 के हम कर लेंगे तो 4 और 3, 4 3 12 हो रहा है और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और दूसरा ये है कि इनके फैक्टर करके देख लेते हैं, जो a और c का मल्टीप्लाई आता है उसका। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। अब इनके कॉम्बिनेशन बैठा बैठा के देख लेंगे हम। अब 3 आए हैं, 4 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 हम ले लेंगे। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है हमें चिन्ह का, यहाँ पे माइनस का आना है मल्टीप्लाई। कहने का मतलब अगर दो संख्याएं ले रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट करवाएं वो माइनस का है तो उनमें से एक संख्या माइनस की होनी चाहिए, और इनको जोड़ने पर आ रहा है +1, तो छोटी संख्या है उसको हम माइनस की ले लेंगे और बड़ी संख्या प्लस की हो जाएगी। तो इनको 4 - 3 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो 2x² और x को हम लिख देंगे प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 पद हो चुके हैं तो इनमें से हम कॉमन लेंगे 2 और x, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा -3, तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें से एक 0 के इक्वल में होगा, तो या तो x प्लस 2 को अगर 0 रखें तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, और या फिर 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 का डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो जो रूट्स आएंगे, रूट्स x की वैल्यू होंगे तो -2 और हो जाएगा 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से कितने पद हैं, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें इसके पद ज्ञात करने हैं। 7 13 19, इस तरीके से हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो दिया है या गिवन है। तो यहाँ पे a हमें दे दिया है 7 है और d का हमें पता चल ही रहा है। सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो 13 - 7 करेंगे तो 6, और लास्ट टर्म an हमें दे रखी है 205, और हमें फाइंड करना है n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लिख देंगे ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो या तो an का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसमें हम रखेंगे an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसी में से हम n का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो n इक्वल टू होता है a n माइनस a अपॉन डी प्लस 1।
तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, ए एन की वैल्यू हम रखेंगे 205 माइनस ए की वैल्यू रखेंगे 7 और डी की वैल्यू है 6 प्लस 1। 205 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 198 बटे 6 प्लस 1। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 थी 18 और 1 हो जाएगा 6 थी 18 प्लस 1। तो टोटल जो n का फॉर्म n की वैल्यू है वो हो जाएगी 34। तो 205 जो है ये जो समांतर श्रेणी दी हुई है इसमें 34 पद होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब हमें पहले तो ये पता करना है कि 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से चालू होती है? 100 से। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 इस तरीके से, और कहाँ तक जाती है? 999 तक। तो ये सारी जो संख्याएं हैं वो 3 अंकों की है। अब फिर हम देखेंगे कि 7 से विभाज्य। तो पहली संख्या ढूंढते हैं 7 से विभाज्य। तो 100 में भाग नहीं जा रहा है, 7 का मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम यहाँ से इनको सबको भाग दे दे के देखेंगे। तो पहली जो संख्या आएगी वो जिसमें भाग जाएगा वो होगी 105। तो 7 से विभाज्य हम लिख लेंगे, 7 से विभाज्य पहली तो है 105 और उसके बाद में 7 7 से ही इनको ऐड करते चलेंगे तो दूसरी हो जाएगी 7 और 5 12, फिर हो जाएगी 119 इस तरीके से। और लास्ट में 999 में भाग नहीं जा रहा है, 900 दे के देखेंगे, फिर 998 में दे के देखेंगे, 996, 997 इस तरीके से दे के देखेंगे। तो यहाँ पे भाग जाएगा 994 में 7 से। तो ये जो संख्याएं आई ये समांतर श्रेणी बन गई है और ये सभी 7 से विभाज्य हैं। अब इनमें हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है, n इक्वल टू होता है an माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। a की वैल्यू प्रथम पद दिया हुआ है 105, डी कॉमन डिफरेंस सारवंतर हो गया हमारा 7, 112 माइनस 105 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और ए एन लास्ट पद या एनवा पद हम कह सकते हैं 994 है, और वैल्यू पुट करेंगे तो एन इक्वल टू होगा ए एन माइनस ए। ए एन की वैल्यू है 994। तो 994 माइनस ए की वैल्यू है 105 और डी की वैल्यू है 7 प्लस 1। 994 माइनस 105 करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 889 अपॉन 7 प्लस 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 127 प्लस 1, और n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1 करेंगे 128, 128, या हम कह सकते हैं 128। तो ऐसे कितने पद होंगे 3 अंकों वाली संख्याओं में जो 7 से विभाज्य भी होंगे? तो उनकी संख्या हो गई 128। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जो ए एन वाला हमारा फॉर्मूला है उसको भी मैं बता देता हूं। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे, ए एन की वैल्यू है 994, बात वही आनी है, और ए की वैल्यू रखेंगे 105 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू रखेंगे 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 889 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो एन माइनस 1 को मैं इधर ले लेता हूँ और 7 से इनको डिवाइड कर देंगे बटे 7। इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो ये 127 हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 और n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो गई 128। तो बात वही है, ये जो n का फॉर्मूला हमने लिया है ये यहीं से लिया है, इसी फॉर्मूले से आगे बनाया है।